नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। देश में कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर के हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और आप ये खुद से प्रण ले कि जब तक ये महामारी है आप मास्क जरूर पहनेंगे। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस संकट में कुछ गिद्ध मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बेड दिलाने के नाम पर ठगी और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, गाजियाबाद और नोएडा की। किस तरीके से ये गिद्ध इंसानों को नोच रहे हैं और ऐसे में पुलिस अब सख्ती बरत रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में नोएडा से लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो बेड के नाम पर लोगों को ठग रहे थे उन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस आफत के दौर में लोग मुनाफे के लिए लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जिस वक्त लोग खुद को और अपनों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, वहां कोरोना काल के कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो मजबूर और बेबस लोगों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया गाजियाबाद से। यहाँ एक गैंग कोरोना पीड़ित मरीजों को बड़े अस्पतालों में बेड दिलाने और भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने ठगी के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए हैं, जबकि इनके 3 साथी फरार हैं। बताया गया कि ये गिरोह ऐसे लोगों की ताक में रहता था जो अस्पतालों में बेड पाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग मरीज के रिश्तेदार से अपने खाते में रुपए ट्रांसफर करवा लेता था और फिर लापता हो जाता था। पुलिस फिलहाल इनके शिकार हुए लोगों का पता लगाने में जुटी है। कोरोना की महामारी में कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो लोगों की मजबूरी का सौदा अपने मुनाफे के लिए करते हैं। उन्हें इंसानियत से शायद कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नोएडा से, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ भी करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो निमोनिया के काम आने वाली जेनरिक मेरोपेनिम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंह मांगी कीमत पर बेच रहे थे। ऐसे लोगों को लेकर देखकर शर्मिंदगी होती है कि ये लोग इंसान होकर भी महामारी में किस तरह इंसानियत का सौदा करने पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने भी ऐसे गिद्धों पर अपनी नजर टिका दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो बकायदा ऐसे लोगों को पकड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालने तक का आदेश दे दिया है। मुनाफाखोरी के ऐसे ही 6 गिद्ध मध्य प्रदेश पुलिस ने देवास से गिरफ्तार किए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में जिन 6 लोगों के गिरोह को पकड़ा है उनमें से 2 को तो जेल भेजा गया, जबकि 3 के खिलाफ एनएसए की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बाकी इन लोगों से पूछताछ हो रही है और इनके फैले हुए नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश भी जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच यूपी के बागपत में इंसानी जज्बातों को तार-तार कर देने वाला वाकया सामने आया। चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना से मरने वाले मुर्दों के कफन को चुराकर उसे बेचने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना से मरने वाले लोगों के शव से कफन और कपड़े चोरी करता था और फिर उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देता था। उन कपड़ों को खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। ऐसा करने वालों ने न सिर्फ इंसानियत को मार दिया बल्कि कोरोना को फैलाने का भी खतरा बढ़ा दिया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को ढककर शमशान घाट और कब्रिस्तान लाई जाने वाली चादरों समेत कपड़े, फोन, नामी कंपनियों के स्टिकर बरामद किए हैं।
पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। दुनिया के वैज्ञानिक इस वक्त लोगों को सिर्फ इसी बात की सलाह दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। उन बातों को हरगिज मत दोहराइए जो कोरोना को साक्षात न्योता दे रही हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां कोरोना का प्रसार अब दूसरे देशों को भी डरा रहा है, वहां कुछ लोग ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहते हैं और ना ही लॉकडाउन जैसी सख्ती में घर बैठना चाहते हैं। यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन ऐसे लापरवाहों के खिलाफ लाठियां भांजने को मजबूर हो गया है। एक तरफ देश में महामारी का मीटर सुपर स्पीड से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस वायरस को ऑक्सीजन देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो न सिर्फ दिन ब दिन कोरोना के काल को बढ़ा रही हैं, बल्कि ऐसी ही लापरवाही से भरी तस्वीरों की बदौलत कई लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इस दौर में जहां लोग अपनों को तड़प तड़प कर मौत की नींद सोते हुए देख रहे हैं, उन हालात में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना और लॉकडाउन जैसी सख्तियों का पालन न करना भारी मुसीबतों को दावत दे रहा है। महामारी के उसी स्याह पोस्टर की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे चंद लोगों की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार के वैशाली जिले में। कोरोना की मार झेल रहे राज्य में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन महुआ बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जगह जगह पहरेदारी शुरू कर दी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है। जो लोग अपने आने और जाने की वजह नहीं बता सके, उनकी पुलिस ने लाठियों से जमकर खातिरदारी की। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक नहीं कई ऐसे लोग मिले जो लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर निकले थे। ऐसे लोगों को पुलिस ने लाठियां लेकर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों की दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया। महुआ बाजार में पुलिस के इस अभियान के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार के आरा जिले से आया यह वीडियो भले ही 1 मिनट और 8 सेकेंड का है, लेकिन शादी के इस वीडियो में लापरवाही की हदों को पार कर दिया गया है। एक तरफ बिहार को महामारी के दानव ने घेर रखा है, सरकार ने बचाव के लिए लॉकडाउन लगा रखा है। शादी समारोहों को कुछ नियमों के साथ छूट जरूर दी गई है, लेकिन यहाँ जिस तरह का आयोजन हो रहा है उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि देश इस वक्त भारी विपदा से घिरा हुआ है। न तो दूल्हे ने मास्क पहन रखा है और न शादी में आए लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग को भी नाच गाने के इस दौर में भुला दिया गया है, जबकि मेहमानों की संख्या को भी काउंट करना मुश्किल है।
अब सोचिए, ऐसे शादी समारोह में एक भी कोरोना पीड़ित का होना कितने लोगों पर भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये महामारी मजाक लग रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी प्रशासन ने ठान ली है। यूपी के फतेहपुर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। जिले में लॉकडाउन लगा है, बावजूद इसके ये महिलाएं शॉपिंग करने निकली थीं। लेकिन सदर कोतवाली इलाके में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को इनका ये सैर सपाटा रास नहीं आया और उन्होंने इन तीनों महिलाओं को बतौर सजा उठक बैठक करवा दी। दरअसल लॉकडाउन में बिना वजह सड़क पर घूमने की मनाही है। बावजूद इसके कुछ लोग न तो हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं और न ही लॉकडाउन के नियमों को। यही वजह है कि पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की सख्ती उन लोगों पर तो ठीक है जो बिना किसी वजह सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। फलों का ठेला लगाने वाले एक शख्स पर पुलिस अपनी लाठियां भांज रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लाल तालाब मंडी इलाके का है। इस दौरान ठेला लगाने वाले शख्स ने पुलिस से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह बुलंदशहर की इस तस्वीर को भी देखिए कि कैसे पुलिस इस शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। महामारी के इस मुसीबत भरे वक्त में सबसे ज्यादा चुनौती का सामना डॉक्टरों को करना पड़ रहा है, लेकिन कई लोग ये भी समझने को तैयार नहीं हैं। खबर मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय की है। यहाँ मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, बल्कि डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और परिवार को मरीज की पूरी हालत से भी वाकिफ करा दिया गया था। बावजूद इसके मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा अस्पताल और उसके स्टाफ पर उतार दिया। बीमारदार को बताया कि हालत सीरियस है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। 2 घंटे के बाद परिवार के बाद डॉक्टर के इलाज के बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसके तीमारदारों ने मारपीट शुरू कर दी है। उधर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह जिला अस्पताल में एक महिला को एडमिट कराया था जिसकी मृत्यु दोपहर में हो गई थी। उनके साथ जो तीमारदार आए थे उनके द्वारा हंगामा करते हुए रोड का शीशा तोड़ा गया था। इसमें इसके सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। यदि कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन यहाँ भी लोगों को घर बैठना रास नहीं आ रहा है। मुरैना जिले से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां इन 4 लड़कियों को कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की सजा दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये चारों लड़कियां बैंक से रुपए निकाले जा रही थीं कि इसी दौरान इनका सामना तहसीलदार राजकुमार नागोरिया से हो गया। फिर क्या था, राजकुमार नागोरिया ने इन्हें उठक बैठक की सजा सुना दी और दोबारा घर से ना निकलने की हिदायत दे डाली। महामारी से बचने के लिए मास्क को सबसे जरूरी माना गया है, लेकिन पंजाब के अमृतसर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। लॉकडाउन के विरोध में किसानों का ये मार्च न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ा रहा है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के विरोध में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये मार्च उस वक्त निकाला गया जब पंजाब में कोरोना की वजह से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन सच यही है कि कई लोग अभी भी न तो कोरोना के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही हालात देखकर लोगों की लापरवाही कम हो रही है। यही वजह है कि महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ऐसी लापरवाहियों की भेंट चढ़ता जा रहा है।
उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में पश्चिम बंगाल से हिस्सा लेने आई एक महिला का रेप करने का आरोप लगा। महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 4 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। हालांकि 30 अप्रैल को महिला की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बताया गया कि महिला 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आई थी। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें दरखास्त दी थी क्योंकि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत हुई है और दरखास्त के अनुसार उन्होंने अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनके साथी भी साथ में हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद एसआईटी गठित कर दी गई है। तो 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 30 अप्रैल को महिला की कोरोना की वजह से हालांकि मौत हो चुकी है। महिला का रेप का आरोप पिता द्वारा लगाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर आई थी। दीपक भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, अब इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई क्या अभी तक? जी देखिए, अभी इस मामले में डीएसपी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और वो फिलहाल इस मामले की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जो है अनूप और अनिल नामक 2 शख्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये लोग आईटी का काम करते हैं। टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ऐसी सूचनाएं हैं। तो फिलहाल एसएचओ जो शहर थाना बहादुरगढ़ है उनका ये कहना है कि आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी होगी और क्योंकि जो ये युवती थी ये 30 अप्रैल को इसकी डेथ हुई थी और कोरोना पॉजिटिव ये थी और जिसके बाद इनके फैमिली के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें अपहरण और रेप जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो 4 आरोपियों के लिए देखिए, अब 4 आरोपी जो हैं उनका नाम दर्ज किया गया है शिकायत में और अब जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी, ये भी पता चल रहा है। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के रिकॉर्ड 4,03,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि एक दिन में 3 लाख से ऊपर मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है और बीते 24 घंटे में 4,092 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कालाबाजारी से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही का ग्राफ अब नीचे आता दिखाई देने लगा है और इसके शुरुआती संकेत दिखने भी लगे हैं। पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए। सवाल यही उठ रहा है कि क्या अलग अलग हिस्सों में लगा लॉकडाउन इस ग्राफ के गिरने की वजह बना है? इस मामले की अभी तहकीकात की जा रही है, लेकिन इस ग्राफ के सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि थोड़ी सी सख्ती इस कोरोना को भी बेदम कर सकती है। महामारी के संकट से जूझ रहे बिहार में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच रिकवरी रेट में बढ़ोतरी से थोड़ी राहत मिली है। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 2.3% बढ़ गई है। आज से राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, लेकिन राज्य में जारी बद इंतजामी और मुनाफाखोरी लोगों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने शिकायत के बाद सीटी स्कैन का रेट तय कर दिया है। बिहार में 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन की शुरुआत। आपदा में मुनाफाखोरी भारी। एक दिन में करीब 13,000 नए मरीज। कोरोना के महासंकट से बिहार करहा रहा है। एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो यहां 13,000 के करीब नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 76 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 1,12,976 हो गई। देश को महामारी से राहत पाने की एक बड़ी उम्मीद वैक्सीनेशन से है। वैक्सीन की कमी की वजह से बिहार में अब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई। इसके लिए केंद्र से राज्य को वैक्सीन की 3 लाख डोज दी गई हैं।
थोड़ा सा सही हो गया। जैसे कोरोना से सेफ्टी के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसको लेना 18+ के लिए। हम लोग तो कब से 1 तारीख से इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री बोले थे तो उसके बाद से हो नहीं रहा था। आज जाके कल जाके हुआ तो आज हम लोग को मिला हुआ, तो थोड़ा सेफ्टी हो रहेगा। अभी जो है 18 से 45 का हम लोग को रात में इन्फॉर्मेशन मिला कि रात की कल मॉर्निंग से 18 से 45 का इस साइट पे करना है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो यूथ हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा एक उत्सुकता होती है, ज़्यादा एक लेने की होड़ होती है, जिसके चलते वैसे भी आदमी जिसका कि रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी आकर ये कह रहे हैं कि मेरा स्पॉट रजिस्ट्रेशन कीजिए और मेरा वैक्सीनेशन कीजिए। जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ भी है, कुछ लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में अब कमी देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक मरीजों का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ इसी महीने की बात की जाए तो राज्य में 8 दिनों में अब तक 96,111 मरीज सामने आए, जिनमें से 90,764 लोग ठीक भी हुए, जबकि इतने ही दिनों में रिकवरी रेट 2.9% बढ़ गया। 30 मई तक राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 77% थी, जो 8 मई तक बढ़कर 79.9% हो गई। एक तरफ बीमारी से जूझते लोग तो दूसरी ओर इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी के गिद्ध लोगों को लूटने के लिए हर चाल चल रहे हैं। राज्य में सिटी स्कैन के नाम पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर सरकार ने इसके दाम तय कर दिए। तय किए गए दाम के मुताबिक सिंगल सिटी स्कैन मशीन से टेस्ट करवाने पर 2,500, तो वहीं डबल सिटी स्कैन के लिए 3,000 रुपए देने होंगे, जिससे मुनाफाखोरों पर लगाम लगाई जा सके। थोड़ी राहत की खबर के बीच जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी मुश्किलें अस्पतालों में इलाज के लिए जरूरी सामानों की कमी से और बढ़ जाती है। इसमें सबसे बुरा हाल ग्रामीण इलाकों का है। ये तस्वीरें बेतिया की हैं, जहां मरीज के परिजनों को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिल पाई तो ठेले पर ही उन्हें मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल में इलाज के इंतजाम नहीं मिले तो मरीज को जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। कंडीशन उसका ठीक नहीं है, उसका एस्टिमेट बहुत डाउन है। ठीक है, 4 दिन से सीधा रह रहा था, लोग चेक नहीं कराया। जब ज़्यादा सीरियस हो गया तो लोग लेके आए हैं, क्योंकि उनको अब ICU की ज़रूरत है। यहाँ जितना हम लोग को ट्रीटमेंट करना है हम लोग कर दे रहे हैं, हम लोग उनको रेफर कर देंगे। सर, उन लोगों का आरोप है एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके कारण ठेले पे लाया गया है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी परेशान होता है तो उसकी उम्मीदें जनप्रतिनिधियों से होती हैं, लेकिन गया के लोगों की वो उम्मीद भी टूटने लगी तो उन्होंने पूर्व मंत्री और विधायक प्रेम कुमार और सांसद विजय कुमार के लापता होने के पोस्टर लगा दिए। रात में शायद कोई लगा के गया है। हम लोग तो सुबह जब अपने घर से निकले तो देखे कि लापता हैं विजय मांझी जी और हमारे गया के भाभी यशस्वी हमारे 8 बार के विधायक प्रेम कुमार जी, जो कभी भी नजर नहीं आते हैं कोई भी आपदा के समय में। कोरोना में कहाँ आ रहा है? गरीब के देखो आ रहा है कि खा रहा मर रहा है। कौन नहीं प्रेम कुमार, नीतीश कुमार, ये सब कोई नहीं देखे आ रहा है। एकदम पोस्टर सटा हुआ, खाली पोस्टर सटा दिया है। जब वोट पड़ेगा ना तो सब कोई आएगा। तकलीफें यही नहीं थमती, कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो दिल दहला देती हैं। अररिया में एक परिवार में पिता की मौत के 4 दिन बाद मां की भी कोरोना से मौत हो गई। बेटी को कहीं मदद नहीं मिली तो उसे PPE किट पहनकर मां के शव को खुद ही दफनाना पड़ गया। झकझोर देने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। साफ है कि हालात बदतर हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव का आखिरी जरिया है। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई था नहीं है। ना कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ही ब्रेक लग पा रहा है और ना ही देश में मातम का जो सिलसिला है वो थम रहा है। वायरस की काट के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिशें बौनी साबित होती दिख रही हैं। ऐसे विपरीत हालात में देश के रक्षा विशेषज्ञ और अनुसंधान संगठन यानी DRDO एक नई उम्मीद और उस उम्मीद के एक नए भरोसे के साथ सामने आई है। DRDO ने एक एंटी कोरोना दवा बनाकर देश को एक बड़ी राहत की खबर सुनाई और अगर DRDO के दावे पर यकीन किया जाए तो ये दवा महज 7 दिनों के भीतर ही कोरोना को परास्त कर सकती है। इस दवा का सबसे अहम हिस्सा ये भी है कि DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद अब ये महज 1 महीने के भीतर ही उन मरीजों तक पहुंचने की संभावना है जो इस वक्त कोरोना की महामारी के भवंडर में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इस दवा के बारे में सबसे खास बात यह है कि अभी तक जितने मरीजों पर इसको तजुर्बा किया गया सभी दावों के मुताबिक ठीक हो गए हैं।
उनमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी हैं और इस दावे के बारे में न्यूज 18 ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक सुधीर चांदना से बात की और उनसे पूरी जानकारी हासिल की। इस दवा से क्या जो कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज हैं उनके इलाज के लिए भी ठीक रहेगा, या फिर जो गंभीर रूप से बीमार हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं उनके लिए मददगार होगा? हमने जो ट्रायल किए हैं वो मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि कुछ बीच का लेकर के और सीवियर तक हमने कोशिश किया। सारे पेशेंट्स हमारे उसी में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ट्रायल हुआ है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उनमें से किसी का कोई हानि नहीं हुई और कोई बहुत सेफ है ये दवा पहले तो, और जो उनका रिकवरी रेट था वो भी बढ़ा फेज़ 2 ट्रायल में भी। और फेज़ 3 में हमने ये देखा है कि तीसरे दिन पे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है पेशेंट्स की वो स्टैंडर्ड केयर के तुलना में थोड़ी और बेहतर हो रही है। ये दावा किया जा रहा है कि वायरस के प्रसार को ये रोकता है। आपने खुद कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है पेशेंट को उसको भी ये कम करता है, उस पर निर्भरता कम करता है। ये कैसे करता है ये दवाई? देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सेल्स के अंदर ये दवा ज़्यादा मात्रा में जाती है और वहाँ जाकर के वायरस की ग्रोथ को रोकती है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो, लंग्स में हो या और कहीं भी हो। तो ये दवा सीधे पहुँच करके, क्योंकि ये ग्लूकोज की तरह से ही जाती है, जैसे ग्लूकोज शरीर में फैलता है ऐसे ही फैलती है, और फिर जहाँ पर वायरस ज़्यादा होता है, वायरस के सेल्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर ये ज़्यादा पहुँचती है। और उसके साथ ही वायरस को एनर्जी जो चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी को बहुत कम कर देती है, जिससे कि वायरस ग्रो नहीं हो पाता। आप लोगों ने बना लिया है, डीसीजीआई ने इसे अनुमति भी दे दी है। कितने दिनों के अंदर ये मरीजों के बीच में होगा, अस्पतालों के को आप लोग मुहैया करा सकेंगे? जी, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ हमारा ये काम चल रहा था और अभी मैन्युफैक्चरिंग उनका जो है वो तेज़ करने की कोशिश में है और हम भी उनके साथ तालमेल बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी ही कोशिश है कि कुछ दिनों में ही ये पेशेंट को इस्तेमाल के लिए मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब है कि 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं? नहीं, उससे भी पहले। तो उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में मिल जाएगा। कोरोना महामारी के हाहाकार के बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर उड़कर भारत आई है। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान भारत आ चुका है। एंटीनोव 124 ब्रिटेन से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राहत सामग्री लेकर दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर चुका है। ये कार्गो विमान 3 बड़े ऑक्सीजन प्लांट और 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर लेकर भारत पहुंचा। मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान के भारत पहुंचने के बाद कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया को तेज करके इस राहत सामग्री को जल्द से जल्द अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको एक्सक्लूसिव दृश्य दिखा रहा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली से T3 पर हम आ पहुंचे हैं, टारमैक पर, जहां पीछे आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंटोनोव 124 आ पहुंचा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें 3 मैसिव ऑक्सीजन जनरेटर्स पहुंचे हैं और 1000 के करीब वेंटिलेटर्स भी यूनाइटेड किंगडम से पहुंचे हैं। आप देखते हैं इस एंटोनोव 124 की खासियत यह है कि जो उसकी नोज है वो ऊपर की ओर जा सकती है। खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं वो एयरफोर्स के भी है, बाकी दुनिया भर में उनमें ऐसी खासियत नहीं है। आप देख सकते हैं कॉकपिट अंदर है लेकिन इसका जो नोज है वो ऊपर जा सकता है। और ये देखिए ये कैसे खुल रहा है और इसके अंदर जो जायंट कार्गो है, मैसिव कार्गो है, कई टनों का, 40 टन का एक कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जनरेटर है जो कई हजारों लोगों की जो है मदद करेगा। सिर्फ राष्ट्रीय कैपिटल राजधानी नई दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। आप देख सकते हैं कि अंदर इसके क्रू के लोग हैं जो कि तकनीकी जितनी भी सहायताएं अभी कर रहे हैं और तकनीकी जो एक बार स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं ताकि पूरा ये जो एयरक्राफ्ट है इसको एक जो है ट्रॉली की तरह नीचे की ओर आया जाए और उसके बाद जो हाई डेंसिटी और हाई जो सारा लगेज है और जो सारा कार्गो है उसको बाहर लाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मदद यूनाइटेड किंगडम से भारत की ओर। आप देख सकते हैं ये सारे वेंटिलेटर हैं जो सामने नजर आ रहे हैं और उसके पीछे 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर हैं जो कल ESIC अस्पताल जिलमिल में लेके जाएगा। कल सुबह से ही भारत सरकार के सूत्र हमें कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जनरेटर जो है लोगों की सहूलियत के लिए ESIC अस्पताल में
ले लिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत के लिए। कई विमान ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दुनिया भर का सबसे बड़ा कार्गो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सोवियत के एरा में भी, कोल्ड वॉर में इसको इस्तेमाल किया जाता था और एंटोनोव 124 नई दिल्ली की भूमि पर आ पहुंचा है। लेकिन त्रासदी अभी भी जारी है, लोग अभी भी मर रहे हैं, लोग अभी भी कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। तो खासकर ये मदद उन लोगों के लिए जो अभी भी बेड का सहारा ले रहे हैं, ऑक्सीजन का सहारा ले रहे हैं नई दिल्ली और बाकी राज्यों में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ आदित्य राज कौल, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने कोवी वैन लॉन्च की है और इसका मकसद इलाके में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको इस वैन की मदद से जरूरत का हर सामान उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अलावा बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैन की मदद से वैक्सीन सेंटर भी ले जाया जाएगा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिस पर बुजुर्ग कोरोना से जुड़ी दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर और घर का जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए साउथ दिल्ली पुलिस ने एक ये वेन स्पेशली डेडिकेटेड की है। इसको सैनिटाइज करवा के और कोई कॉल आती है जैसे सीनियर सिटीजन की, उनको जो भी ज़रूरत होती है, खासकर अभी वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन करवाते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। बाहर जब हम बुजुर्ग हमारे बाहर निकलें और उन्हें किसी तरह की आने जाने में भी दिक्कत ना हो और किसी तरह से जो कोरोना का बाहर चल रहा है जिस तरीके का, तो उनको कहीं अफेक्ट ना हो जाए किसी तरीके से, तो उसके लिए हमने ये एक स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड एक व्हीकल किया है। वहीं दिल्ली के नजदीक नोएडा में पुलिस वालों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं काटने होंगे। वो इसलिए क्योंकि नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने अंबेडकर छात्रावास में पुलिस वालों के लिए 50 बेड का एक अस्थायी अस्पताल शुरू किया जहां कोरोना पॉजिटिव पुलिस वाले अपना इलाज करा सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में देश के हर हिस्से से कहर की तस्वीरें आ रही हैं। इस दौरान लाखों लोग इसकी चपेट में आए, जिसमें से कई लोग हमेशा के लिए अपनों को छोड़कर चले गए। लेकिन कोरोना से जंग में देश भर से ऐसी तस्वीरें भी आई जिसने लोगों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि यह एहसास भी कराया कि इस जंग में आखिरकार कोरोना की हार हो ही जाएगी। हौसले बढ़ाने वाली ऐसी ही खबरों ने कोरोना के खिलाफ जंग में देश का मनोबल बढ़ाया। तवे पर रोटियां बनाती ये है प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता और गर्म खाने को थालियों में परोसकर उसे अच्छी तरह से बंद करते ये हैं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। कोरोना का कहर टूटा तो जरूरतमंदों की मदद के लिए दोनों पति पत्नी ने लोगों की मदद का बीड़ा उठा लिया। दोनों ने ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने की ठानी जिनके घर के ज्यादातर मेंबर कोरोना की चपेट में हो और घर में खाना बनाने वाला कोई ना हो। जरूरतमंदों तक घर का बना गर्म पौष्टिक खाना पहुंचाने के इस काम में परिवार के दूसरे मेंबर के साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथ बटाने लगे। अब गुप्ता परिवार रोज इसी तरह खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। मंत्री और मेयर की इस जोड़ी का दावा है कि उन्होंने अब तक 8000 लोगों को खाना पहुंचाया है। लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं, तो उन्हें कौन खाना बना कर दे। और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुँचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुंचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुंचे। एक तरफ जिंदगी बचाने और पीड़ितों की मदद के लिए दवा से लेकर खाने तक के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर एक तस्वीर यूपी के ही गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद के मोदीनगर की ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल है। मोदीनगर में 55 साल की ममता कंसल की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। किराने की दुकान चलाने वाले अशोक कंसल अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नाते रिश्तेदार कोरोना की चपेट में होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे।
ऐसे में कुछ हिंदू परिवारों के साथ ही बेगमाबाद और किदवई नगर इलाके के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाने में मदद की। बताया गया कि एक सामाजिक संस्था टीम खादिम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे मोहल्ले के पास किदवई नगर के पास बेगमाबाद पड़ता है, उसमें हमारे वर्षों से रहने वाले एक लाला जी हैं जो एक परचून की दुकान चलाते हैं। आज उनकी धर्मपत्नी जिनका देहांत हो गया था सुबह में, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर उनकी अर्थी और जो हिंदू रीति रिवाज से जितने भी कार्य होते हैं उस कार्य को कर उनका अंतिम संस्कार कराया है। महामारी के इस दौर में हर राज्य से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का एक दूसरे पर न केवल भरोसा बढ़ा है बल्कि बीमारी से लड़ने का हौसला भी। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक बच्चे ने अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच राशन बांटकर मनाया। कोरोना की वजह से काम धंधा बंद होने की वजह से कई गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना पड़ता है। ऐसे में आनंद युवराज नाम के 10 साल के बच्चे ने एक संस्था की मदद से अपने जन्मदिन पर 500 जरूरतमंदों के बीच राशन के रूप में खुशियां बांटी। केक काटने के बजाय गरीबों को राशन बांटने के से अपना बर्थडे बनाया। बिहार में एक मासूम ने केक काटने की जगह मददगार बनने की ठान ली, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक इंटीरियर डिजाइनर का अंदाज भी अनोखा रहा। कोरोना की वजह से लगी पाबंदी ने सुकृति शर्मा की शादी तय तारीख पर रोक दी, तो इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए सुकृति रक्तदान करने पहुंच गई ताकि जरूरतमंद की मदद हो जाए और वो इस तारीख को ताउम्र याद रख सके। रतलाम में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 200 की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए सुकृति के इस तरीके की तारीफ हो रही है। आज के दिन शादी का डेट थी मेरी, लेकिन वो हमें इस कोरोना की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी है, तो हम लोग इस दिन कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और ब्लड डोनेशन की अभी थोड़ी ज़रूरत है, हमें पता है, क्योंकि वैक्सीन के कारण बाद में ब्लड हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी हम लोग सब फैमिली के लोग ब्लड डोनेट करने आए आज ही के दिन। जब कोरोना को हराने की जंग में आम लोग इस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हों, तो नेता भला कैसे पीछे रहे। तो गुजरात के पोरबंदर में सांसद रमेश धाड़ुक ने अपने मत से 2 करोड़ रुपए 11 एम्बुलेंस के लिए दिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन एम्बुलेंस को उतार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एम्बुलेंस रैली ही निकाल दी। जाहिर है देश के हर हिस्से में कोरोना के खिलाफ जंग में लोग कमर कसकर उतर चुके हैं और सबका मकसद अब इस बीमारी को हराना है।